हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल हिस्ट्री विद सोनू सर। इस चैनल पे आपको मिलेगा सोशल साइंस से संबंधित सभी क्लास और साथ ही आपको मिलेगा चैप्टर वाइज कंप्लीट क्लास, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, एमसीक्यू प्रैक्टिस, क्लास 10 सोशल साइंस ऑल सब्जेक्ट नोट्स 299 रुपीज़ ओनली, डाउट क्लास, ऑनलाइन मॉक टेस्ट। आज की जो क्लास है जिसमें हम आपको पढ़ाना चाहते हैं जुलाई 1830 की क्रांति, सन 1848 ईस्वी की क्रांति और इटली का एकीकरण। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे जुलाई 1830 की क्रांति की। जुलाई 1830 की क्रांति। चार्ल्स दसम एक निरंकुश प्रतिक्रियावादी शासक था। तो जो वहाँ का जो राजा था चार्ल्स दसम, वह एक निरंकुश प्रतिक्रियावादी शासक था जिसने फ्रांस में उभर रही राष्ट्रीयता तथा जनतंत्रवादी भावनाओं को दबाने का कार्य किया। तो जैसा कि प्रतीत हो रहा है, चार्ल्स दसम एक निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी शासक था जो फ्रांस में उभर रहे राष्ट्रीयता की जनतंत्रवादी भावनाओं को दबाने का कार्य किया। उसके द्वारा प्रतिक्रियावादी पोलिगनेक को प्रधानमंत्री बनाया गया। पोलिगनेक ने पूर्व में लुई 18 द्वारा स्थापित समान नागरिक संहिता के स्थान पर शक्तिशाली अभिजात्य वर्ग की स्थापना तथा उससे विशेषाधिकारों से विभूषित करने का प्रयास किया। उदारवादियों ने पोलिगनेक के विरुद्ध गहरा असंतोष प्रकट किया। चार्ल्स दसम ने इस विरोध की प्रतिक्रिया स्वरूप 25 जुलाई 1830 ईस्वी को 4 अध्यादेश द्वारा उदार तत्वों का गला घोटने का प्रयास किया। इस अध्यादेशों के विरोध में पेरिस में क्रांति की लहर दौड़ गई और फ्रांस में 28 जून 1830 ईस्वी से गृह युद्ध प्रारंभ हो गया। इसे ही जुलाई 1830 की क्रांति कहते हैं। यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाएगा आप लोगों का, जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये लगभग हर बार एग्ज़ाम में पूछता ही है। जो गृह युद्ध कब, फ्रांस में गृह युद्ध कब आरंभ हुआ था? तो ये हो गया 28 जून 1830 ईस्वी को। अब जब कोई भी गृह युद्ध प्रारंभ होगा तो उसके कुछ परिणाम भी निकल के सामने आएंगे। तो चार्ल्स दसम फ्रांस की राजगद्दी का त्याग कर इंग्लैंड पलायन कर गया और इस प्रकार फ्रांस में बुर्बो वंश के शासन का अंत हो गया। तो चार्ल्स दसम के बाद फ्रांस में बुर्बो राजवंश का अंत हो जाता है। फ्रांस में जुलाई 1830 की क्रांति के परिणाम स्वरूप बुर्बो वंश के स्थान पर ऑर्लियंस वंश को राजगद्दी सौंपी गई। इस वंश के शासक लुई फिलिप ने उदारवादियों, पत्रकारों तथा पेरिस की जनता के समर्थन से सत्ता प्राप्त की थी। तो जैसे ही चार्ल्स दसम अपना राजगद्दी त्यागता है, वैसे ही फ्रांस में बुर्बो वंश का अंत हो जाता है और उसके बाद यहाँ का जो शासक बनता है वो है लुई फिलिप। तो लुई फिलिप जो शासक बना वो उदारवादियों, पत्रकारों, पेरिस की जनता, तो इन सभी के समर्थन से वो सत्ता को प्राप्त करता है। अतएव उसकी नीतियाँ उदारवादियों के पक्ष में संवैधानिक गणतंत्र की निर्मित रही। इसके कुछ नोट्स हैं, जैसे कि चार्ल्स दसम फ्रांस का निरंकुश और प्रतिक्रियावादी शासक था।
वह बढ़ती राष्ट्रीयता और लोकतांत्रिक भावनाओं को दबाना चाहता था। उसने उदारवादी विचारों को रोकने के लिए अपने शासन में कई प्रतिबंध लगाए। उसने पेलिग्नेक जैसे कट्टरवाद प्रतिक्रियावादी को प्रधानमंत्री बनाया। 1789 की क्रांति से मिले समान नागरिक अधिकारों को कमजोर करने और अभिजात वर्गों को विशेषाधिकार देने की कोशिश की गई और ये सभी चार्ल्स दसम के शासनकाल में प्रारंभ हुआ। अब इसका जो तत्कालीन कारण जो निकल के सामने आया वो ये था, चार्ल्स दसम ने 25 जुलाई 1830 को 4 अध्यादेश जारी किए। पहला है प्रेस की स्वतंत्रता समाप्त, दूसरा है निर्वाचित प्रतिनिधि सभा भंग, तीसरा है मताधिकार सीमित और चौथा है नई चुनाव व्यवस्था लागू। इससे जनता भड़क उठी और पेरिस में गृह युद्ध 28 जून 1830 को शुरू हो गया। इसे ही जुलाई 1830 की क्रांति कहते हैं। तो एक क्वेश्चन यहाँ से आप लोगों का एक ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन बनता है जो कि अक्सर एग्ज़ाम में पूछता भी है। पेरिस में गृह युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? तो 28 जून 1830 ईस्वी को। 1830 की क्रांति का प्रभाव, अगर कोई भी घटना घटती है तो उसका प्रभाव भी पड़ता है। तो 1830 की क्रांति का क्या प्रभाव था? तो पूर्ण राजतंत्र की शक्ति कम हुई, लोक सत्ता और उदारवाद को बल मिला। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांत फिर से मजबूत हुए, जिसमें स्वतंत्रता, समानता और राष्ट्रवाद शामिल है। पूरे यूरोप में क्रांति की लहर फैल गई। इटली और जर्मनी के एकीकरण आंदोलन को प्रेरणा मिली। बेल्जियम स्वतंत्र हुआ और जो बेल्जियम स्वतंत्र हुआ वो 4 अक्टूबर 1830 ईस्वी को था। पोलैंड और हंगरी में भी विद्रोह हुए। राष्ट्रवाद और संवैधानिक शासन की मांग तेज हो गई। इसके जो परिणाम सामने आए, इसके जो परिणाम है वो है चार्ल्स दसम को सिंहासन छोड़कर इंग्लैंड भागना पड़ा, बुर्बो वंश का अंत हो गया, ऑलियंस वंश का शासन स्थापित हुआ, लुई फिलिप नया शासक बना। उसे नागरिक राजा कहा जाता है, सिटीजन किंग। तो आप लोगों को यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना है, जो लुई फिलिप है, जो नया शासक है, उसे नागरिक राजा कहा जाता है। तो ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप लोग इसको थोड़ा सा ठीक से देख लीजिएगा, इसको थोड़ा सा प्रिपेयर कर लीजिएगा। फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र स्थापित हुआ। संवैधानिक राजतंत्र का अर्थ होता है राजा, संविधान और संसद। सत्ता मध्यम वर्ग का प्रभाव बढ़ा। तो यहाँ फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ, जो इसके परिणाम जो निकल के सामने आए, यहाँ मध्यम वर्ग जो है इसका प्रभाव वहाँ पे काफ़ी बढ़ गया। सन 1848 ईस्वी की क्रांति। अगर सन 1848 ईस्वी की क्रांति करें तो इसमें कौन कौन सी घटना घटी है? तो लुई फिलिप एक उदारवादी शासक था, परंतु वह बहुत ही अधिक महत्वाकांक्षी भी था। उसने अपने विरोधियों को खुश करने के लिए स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति का अवलंबन करते हुए 1840 ईस्वी में गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त किया, जो कट्टर प्रतिक्रियावादी था। जी हाँ, जो गीजो जो प्रधानमंत्री था, इसका जो सोच था वो कट्टर प्रतिक्रियावादी था। वह किसी भी तरह के वैधानिक, सामाजिक, आर्थिक सुधारों के विरुद्ध था। लुई फिलिप ने पूंजीपति वर्ग को साथ में रखना पसंद किया, जिसे शासन के कार्यों में अभिरुचि नहीं थी और जो अल्पमत भी थे। उसके पास किसी भी तरह का सुधारात्मक कार्यक्रम नहीं था
और न ही उसे विदेश नीतियों में ही किसी तरह का सफलता हासिल हो रहा था। उसके शासन काल में देश में भूखमरी, बेरोजगारी व्याप्त होने लगी, जिसकी वजह से गीजों की आलोचना होने लगी। क्योंकि अगर कोई भी प्रधानमंत्री है और उसके कार्यकाल में अगर देश में भूखमरी और बेरोजगारी की स्थिति आ जाए तो स्वाभाविक सी बात है उसकी आलोचना होगी ही। सुधारवादियों ने 22 फरवरी 1848 ईस्वी को पेरिस में थियर्स के नेतृत्व में एक विशाल भोज का आयोजन किया। ये घटना तब हो रही है जब देश में भूखमरी एवं बेरोजगारी व्याप्त हो गई थी। जगह जगह अवरोध लगाए गए, लुई फिलिप को गद्दी छोड़ने को मजबूर किया गया। 24 फरवरी को लुई फिलिप ने गद्दी का त्याग किया और इंग्लैंड चला गया। तो लुई फिलिप जो है वो 24 फरवरी को अपना गद्दी का त्याग करता है, मतलब अपने राजगद्दी को त्यागता है और वो वहाँ से इंग्लैंड चला जाता है। तत्पश्चात नेशनल असेंबली ने गणतंत्र की घोषणा करते हुए 21 वर्ष से ऊपर के सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्रदान किया। तो ये फर्स्ट टाइम हुआ है जो वहाँ नागरिकों को जो है मताधिकार देने का अधिकार मिला, क्योंकि इससे पहले वोटिंग का कोई अधिकार वहाँ के नागरिकों को नहीं मिला था और नेशनल असेंबली की तरफ से ये पहली पहल की गई थी। और यहाँ सिर्फ 21 वर्ष के ऊपर के सभी युवाओं को मताधिकार देने का जो अधिकार मिला, साथ में वहाँ काम की अधिकार गारंटी भी दी गई। गणतंत्रवादियों का नेता मार्टिन एवं सुधारवादियों का नेता लुई ब्रा। तो यहाँ एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है, यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनता है। गणतंत्रवादियों का जो नेता है वो मार्टिन है और सुधारवादियों का जो नेता है वो लुई ब्रा था। शीघ्र ही दोनों में मतभेद आरंभ हो गया और लुई नेपोलियन बोनापार्ट, जिन्हें नेपोलियन तृतीय के नाम से भी जाना जाता है, फ्रांस का सम्राट बना। इस क्रांति ने न सिर्फ फ्रांस की पुरातन व्यवस्था का अंत किया, बल्कि इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, स्पेन, पोलैंड, आयरलैंड तथा इंग्लैंड भी इस क्रांति से प्रभावित हुए। इटली तथा जर्मनी के उदारवादियों ने बढ़ते हुए जन असंतोष का फायदा उठाया और राष्ट्रीय एकीकरण के द्वारा राष्ट्र राज्य की स्थापना की मांग को आगे बढ़ाया, जो संवैधानिक लोकतंत्र के सिद्धांतों पर आधारित था। पृष्ठभूमि में यहाँ हमें देखने को मिलेगा, लुई फिलिप फ्रांस का उदारवादी शासक था, लेकिन बहुत ही महत्वाकांक्षी था। उसने मध्यम वर्ग को खुश करने के लिए गीजो को 1840 में प्रधानमंत्री बनाया। गीजो कट्टर प्रतिक्रियावादी था और किसी भी राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक सुधार के खिलाफ था। शासन में केवल धनी पूंजीपति वर्ग को महत्व दिया गया, आम जनता उपेक्षित रही। मतलब यहाँ पे सबसे ज़्यादा अगर इम्पोर्टेंस दिया गया है तो धनी पूंजीपति वर्ग को दिया गया है, लेकिन जो आम जनता थी, जो टैक्स भरती थी, इसको इसमें शामिल किया ही नहीं गया। अब जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई तो स्वाभाविक है इसका कारण तो बनेगा ही। तो इसका जो कारण रहा वो शासन में भ्रष्टाचार और सुधारों का अभाव, बेरोजगारी और आर्थिक संकट, गरीबों की स्थिति बहुत खराब होना, जनता को मताधिकार न मिलना, गीजों की दमनकारी नीतियों से असंतोष। क्रांति की शुरुआत 22 फरवरी 1848 को पेरिस में सुधारवादियों ने विशाल भोज आयोजित किया। जगह जगह विद्रोह और बैरिकेड लगाए गए। जनता ने लुई फिलिप के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया। इसके जो परिणाम निकल के सामने आए, 24 फरवरी 1848 लुई फिलिप ने गद्दी छोड़कर
इंग्लैंड की ओर चला गया या भाग गया। फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा हुई। 21 वर्ष से ऊपर सभी पुरुषों को सर्वाधिक मताधिकार मिला। काम करने के अधिकार की गारंटी दी गई। नेशनल असेंबली का गठन हुआ। तो इसके ये परिणाम निकल के सामने आए। आगे की घटनाओं में हम देखेंगे गणतंत्रवादियों का नेता जो था वो मार्टिन था। उदारवादियों का जो नेता था वो लुई ब्लॉक था। बाद में मतभेद बढ़े और लुई नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का सम्राट बना। अब इसका जो प्रभाव निकल के सामने आया वो ये था, जो 1848 की क्रांति केवल फ्रांस तक सीमित नहीं रही बल्कि पूरे यूरोप में फैल गई। जैसे इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, हॉलैंड, स्विट्ज़रलैंड, डेनमार्क, आयरलैंड, इंग्लैंड। इन देशों में राष्ट्रीय एकीकरण और संवैधानिक लोकतंत्र की मांग तेज हो गई, क्योंकि जैसा प्रतीत हो रहा है 1848 ईस्वी की जो क्रांति थी वो केवल फ्रांस तक ही सीमित नहीं रही बल्कि इसने इतना विस्तारवादी नीति अपनाई कि पूरे यूरोप में यह फैल गई। इटली का एकीकरण। इटली 19वीं शताब्दी के आरंभ में मात्र एक भौगोलिक अभिव्यक्ति था जहां कई स्वतंत्र राज्य हुआ करते थे। इस कारण वहां अलगाव की भावना थी। इटली के एक राष्ट्र के रूप में स्थापित होने में भौगोलिक समस्या के अलावे कई अन्य समस्याएं भी थी। जैसे इटली में ऑस्ट्रिया और फ्रांस जैसे विदेशी राष्ट्रों का हस्तक्षेप। इधर राजधानी रोम भी पोप के प्रभाव में थी। पोप की इच्छा थी कि इटली का एकीकरण स्वयं करके उसके नेतृत्व में धार्मिक दृष्टिकोण से हो, न कि शासकों के नेतृत्व में। 19वीं सदी के आरंभ से ही इटली में राष्ट्रीयता की जो भावना है वो विकसित होने लगी थी। फ्रांस में होने वाली घटनाओं का प्रभाव भी यहाँ स्पष्ट रूप से पड़ रहा था। नेपोलियन के सैन्य अभियानों ने इटली के नवजागरण एकीकरण में अप्रत्यक्ष रूप से ही सही परंतु महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इटली विजय के पश्चात नेपोलियन ने 3 गणराज्यों में गठित किया: सिस्पाइन गणराज्य, लिंगोनिन, ट्रांसपैडोन। नेपोलियन के पतन 1814 के पश्चात वियना कांग्रेस 1815 के द्वारा इटली को पुराने रूप में लाने के उद्देश्य से इटली के 2 राज्य पिडमाउंट और सार्डिनिया का एकीकरण कर दिया गया। इस प्रकार इटली के एकीकरण की दशा तय होने लगी। इटली में 1820 ईस्वी से ही कुछ राज्यों में संवैधानिक सुधारों के लिए नागरिक आंदोलन होने लगे। एक गुप्त दल कार्बोनारी का गठन राष्ट्रवादियों द्वारा किया गया, जिसका उद्देश्य छापामार युद्ध के द्वारा राजतंत्र को नष्ट कर गणराज्य की स्थापना करना था। प्रसिद्ध राष्ट्रवादी नेता मेजनी का संबंध भी इसी दल से था। 1830 की फ्रांसीसी क्रांति के प्रभाव से ही इटली भी अछूता नहीं रह सका और यहाँ भी नागरिक आंदोलन शुरू हो गए। मेजनी ने इस नागरिक आंदोलनों का उपयोग करते हुए उत्तरी और मध्य इटली में एकीकृत गणराज्य स्थापित करने का प्रयास किया, लेकिन ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख द्वारा इन राष्ट्रवादी नागरिक आंदोलनों को दबा दिया गया। मेजनी को इटली से पलायन करना पड़ा। इटली का एकीकरण। आप लोग को यहाँ नोट्स दिया गया है, आप लोग को ये लिखना भी है। प्रारंभिक स्थिति क्या था उसका? 19वीं सदी के आरंभ में इटली एक राष्ट्र नहीं था, केवल भौगोलिक क्षेत्र था। यहाँ कई छोटे छोटे राज्य थे।
सार्डिनिया, पिडमाउंट, नेपलस, टस्कनी, लोम्बार्डी, वेनिस आदि। लोगों में क्षेत्रीयता अलगाव की भावना थी, राष्ट्रीय एकता नहीं थी। एकीकरण में बाधाएं। विदेशी हस्तक्षेप, ऑस्ट्रिया और फ्रांस का प्रभाव, रोम पर पोप का नियंत्रण। पोप चाहता था कि एकीकरण धार्मिक नेतृत्व में हो। अलग अलग भाषा, प्रशासन और शासक। जनता में राष्ट्रीय चेतना की कमी। राष्ट्रवाद का विकास। फ्रांसीसी क्रांति के विचार, स्वतंत्रता, सामान्यता, संप्रभुत्व का प्रभाव इटली पर पड़ा। नेपोलियन बोनापार्ट के सैन्य अभियानों ने अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रीयता जगाई। नेपोलियन ने इटली में 3 गणराज्य बनाए: सिसपाइन गणराज्य, लिगुलियन गणराज्य, ट्रांसपेडेन गणराज्य। इससे लोगों को पहली बार प्रशासन के अधीन रहने का अनुभव हुआ। वियना कांग्रेस 1815। इससे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेपोलियन की हार 1814 के बाद वियना कांग्रेस 1815 हुई। इटली को फिर पुराने शासकों के अधीन कर दिया गया। सार्डिनिया, पिडमाउंट को मजबूत बनाया गया। आगे चलकर यही एकीकरण का केंद्र भी बना। प्रारंभिक क्रांतिकारी प्रयास, तो इसमें हम देखेंगे 1820 ईस्वी से इटली में संवैधानिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू हुए। राष्ट्रवादियों ने एक गुप्त संगठन बनाया, कार्बोनारी। उद्देश्य राजतंत्र समाप्त कर गणराज्य की स्थापना करना। छापामार युद्ध और विद्रोह। अब यहाँ पे मेज़नी की भूमिका हम देखेंगे। तो प्रसिद्ध राष्ट्रवादी नेता कार्बोनरी से जुड़ा। उसने यंग इटली नामक संगठन बनाया, जो इसका उद्देश्य था एकीकृत स्वतंत्र गणतांत्रिक इटली बनाना। 1830 की फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरित होकर उसने उत्तरी व मध्य इटली में आंदोलन चलाए, लेकिन ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख ने इसका विद्रोह को कुचल दिया। मेज़नी को इटली छोड़कर भागना पड़ा, अर्थात वो यहाँ से पलायन कर गया। अब यहाँ पे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, आप लोग को उसको थोड़ा सा रिमेम्बर करना होगा। जैसे इटली पहले अलग अलग राज्यों में बटा था। विदेशी शक्तियाँ जैसे कि ऑस्ट्रिया सबसे बड़ी बाधा थी। कार्बोनारी पहला गुप्त क्रांतिकारी संगठन था। मेज़नी इटली के राष्ट्रवाद का जनक भी था। आज की क्लास आप लोगों की यहीं समाप्त होती है। कल जो हमारा क्लास चलेगा उसमें जो टॉपिक पढ़ाए जाएंगे आप लोगों को, वो है मेज़नी, इटली के एकीकरण का द्वितीय चरण, काउंट कावोर और गैरिबॉल्डी। तो इन सभी बिंदुओं पर हम लोग कल डिस्कस करेंगे।